पूरी दुनिया अब खतरे में आ चुकी है क्योंकि पेजर और रेडियो बम लेबनान में फटने के बाद अब देखिए हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में नई जंग शुरू हो गई है। और अब ये हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल में कौन ज़्यादा खतरनाक है ये आपको जानना है, और कैसे खतरे में पूरी दुनिया है और इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कितनी खौफनाक हुई हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल की जंग। दूसरा, हथियार और विदेशी मदद के मामले में देखते हैं तो कौन ज़्यादा ताकतवर है। तीसरा, मिडिल ईस्ट में जंग से भारत पर और आप पर क्या असर पड़ने वाला है। चौथा, क्या पूरी दुनिया पर ये एआई वॉर, क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं, पूरी दुनिया इसके लिए तैयार है कि नहीं। पांचवा, क्यों बुरा फंसे हैं इजराइल और हिजबुल्लाह। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए और देखिए आज मैप के सहारे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि क्यों हम कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में इस जंग के बाद पूरी दुनिया पे खतरा आ सकता है। तो देखिए, आपको पता है ये छोटा सा बिंदु आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पर इजराइल, और आपको पता है लेबनान में क्या हुआ है, पेजर में रखे रखे वो फट गए, उसके बाद रेडियो फट गए, वहां पर 5000 तकरीबन पेजर एक साथ फट जाते हैं। तो देखिए अभी मिडिल ईस्ट का माहौल बहुत गर्म है। और अगर मैं आपको बताती हूँ, यूनाइटेड नेशंस में जब एक प्रस्ताव रखा गया इजराइल के खिलाफ, तो 124 देश ने कहा कि हाँ, हम इजराइल के खिलाफ इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं। 124 देश, और कुछ ही ऐसे थे 14 या 15 देश, मैं भी आपको पूरा आंकड़ा बता देती हूँ। देखिए 124 देश इजराइल के खिलाफ, 14 इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, और 43 ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे, ना उधर के होना चाहते हैं ना इधर के होना चाहते हैं। तो देखिए अगर ऐसी स्थिति में हम देखते हैं तो इजराइल के खिलाफ ज़्यादातर देश हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं बड़े बड़े देश, यहाँ तक कि ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, और आप जापान ले लीजिए, चीन ले लीजिए। इंडिया एब्सेंट रहा, यानी ना तो इजराइल की तरफ ना ही फिलिस्तीन की तरफ। और वो ऐसा ही जो प्रस्ताव यूएन में आया था वो ये आया था कि भाई फिलिस्तीन, ये जितना भी पूरा मामला है वो अपना कब्जा फिलिस्तीन से हटा ले इजराइल। और इसके पक्ष में देखिए ये जो पूरा का पूरा था, इसके पक्ष में 124 लोगों ने बोला, यानी 124 जो कंट्रीज है वो इजराइल के खिलाफ बोली, और उनके साथ जो खड़ी रही वो 14 खड़ी रही। तो अब देखिए जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पर अब टेंशन बढ़ गई है, और अब जो ये नई तकनीक आ गई है, आपको पता है पूरा कल शो करके मैंने आपको बताया है कि कैसे अब ये जो डिवाइसेस हैं वो ही सेफ नहीं है, क्योंकि उसी में बम लगा के इतने सारे विस्फोट करा दिए इजराइल ने, उनकी जितनी भी ये इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ तो देखिए यहाँ पर वो घटना हुई है इजराइल, लेबनान, और अगर आप इधर आते हैं तो सऊदी अरब, ईरान। और अगर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में खुली जंग का ऐलान हो चुका है, मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो देखिए हिजबुल्लाह को पूरा का पूरा समर्थन है ईरान से, और ईरान और सऊदी अरब आपको पता है कट्टर दुश्मन है। तो अगर हिजबुल्लाह और इजराइल सामने पिच पे आके वॉर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ईरान हिजबुल्लाह को पूरा का पूरा समर्थन देगा, यानी लेबनान को पूरा का पूरा समर्थन देगा। और देखिए अगर ऐसी कोई जंग होती है तो ऐसा माना जा सकता है कि सऊदी अरब अपना सपोर्ट इजराइल को दे दे, लेकिन जो यूएन में प्रस्ताव पास हुआ है उसमें सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ बोला है। देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए पूरे देशों की लिस्ट है, और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं सऊदी अरब ने खिलाफ बोला है, सिंगापुर ने खिलाफ बोला है, और आप जितने भी ये ग्रीन वाले देख रहे हैं ये सारे के सारे इजराइल के खिलाफ बोले हैं। और कुछ ही छोटे मोटे देश हैं जैसे कि इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे, जैसे कि हंगरी, इजराइल, फिर देखिए ये मालावी, और कौन कौन है जितने भी लाल में, पपुआ न्यू, ये देखिए पैरागुआ, ये जितने भी सारे हैं वो इजराइल के सिर्फ 14 देश है जो इजराइल के साथ खड़े दिखे, और ज़्यादातर इधर आपको इजराइल के खिलाफ दिखेंगे। और तो और जिसमें ये एब्सेंटीज है वो 43 है। तो देखिए हम अपने पहले पॉइंट पे आप आ जाते हैं कि कितनी खौफनाक हो गई है हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल की जंग। तो आपको थोड़े से अपडेट्स देखने पड़ेंगे कि अभी वहां पर हो क्या रहा है। तो देखिए पेजर, रेडियो, वॉकी टॉकी बम में हिला लेबनान। मैंने आपको कल ही पूरा शो करके बताया है कि कैसे पूरी कॉन्स्पिरेंसी इजराइल एक रचता है, और शेल कंपनीज बनाकर पेजर के थ्रू एक जो है पूरे के पूरे उधर विस्फोटक कर देता है, रेडियो में उधर बम फट जाते हैं, वॉकी टॉकी में फट जाते हैं। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह के जो चीफ है वो सामने आते हैं कि हम खुली जंग का ऐलान करते हैं इजराइल के खिलाफ। देखिए अब तक करीब 35 मौतें हो चुकी है, 4000 लोग घायल हैं। आगे बढ़ती हूँ, एक रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि तकरीबन 800 हिजबुल्लाह के लड़ाकों का खात्मा, यानी वो इस तरीके से जो है पूरे के पूरे इंजर्ड हो चुके हैं कि अब वो वापस नहीं लड़ पाएंगे। तो एक तरीके से हिजबुल्लाह की जो ये पूरी की पूरी फोर्स है, इजराइल ने उसको देखिए इतने सारे लड़ाकों का तकरीबन खात्मा ही कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह टीवी पर भाषण देने आए,
क्योंकि जितने भी 2 दिन से वो ये, एक तो अचानक पेजर अटैक हुए, फिर उसके अगले ही दिन रेडियो और वॉकी टॉकी अटैक हुए, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह आते हैं टीवी पर भाषण देने और कहते हैं, निंदा करते हैं, चेतावनी देते हैं। उसी बीच पता चलता है कि इजराइल ने रॉकेट से फिर हमला कर दिया। फिर उधर देखिए 100 से ज्यादा लॉन्च साइट उड़ा दी, 1000 बैरल खत्म कर दिए। तो इजराइल अभी फुल एक्शन मोड में है। फिर हिजबुल्लाह चीफ कहते हैं कि देखिए ये पूरा का पूरा जंग का ऐलान है, इजराइल ने रेड लाइन का उल्लंघन कर दिया है। ये कहा हिजबुल्लाह चीफ ने, नियंत्रणों, कानूनों, नैतिकताओं की हदें पार कर दी है। ये हमले युद्ध अपराध और युद्ध की घोषणा है, यानी इजराइल ने युद्ध अपराध किया है। हिजबुल्लाह ने बॉर्डर पर 2 इजरायली जवान मारे। ये कहना है इजराइल का कि सबसे पहले हिजबुल्लाह ने हमारे 2 जवानों को मारा, उसके बाद हमने रिटेलिएशन किया। इजराइल का अब तक 52 बार लेबनान पर हमला हो चुका है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपने जवान बढ़ा दिए हैं और ये दस्तक है कि देखिए कैसे अब लेबनान और इजराइल की जंग कभी भी विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि अभी जो ये हमले हुए हैं वो चोरी छुप के किए गए हैं, प्लानिंग बना के किए गए हैं। आपको पूरा मैं आपको लिंक भी दे देती हूँ, जो पूरा आपको मैंने स्टडी बताई थी कि कैसे कैसे इजराइल ने ये हमले कराए। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, 1996 और 2006 में भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग हुई थी और उस वक्त तकरीबन 1200 लेबनीज पीपल और तकरीबन 200 से ज़्यादा इजरायली जवानों की मौत हुई थी। तो देखिए ये सेम मंजर, जब अगर हम बात कर रहे हैं 1996 और 2006 की, तो तब तो इनके पास फिर भी मिलिट्री पावर कम था और अब तो ज़्यादा आ गया है। तो अब देखिए कि अगर इनकी खुली तौर पे जंग शुरू हो गई है तो कितनी तबाही होने वाली है। अब दूसरा सवाल आता है कि देखिए जंग तो शुरू हो गई है और अब ये तबाही की ओर जाने वाली है, लेकिन अगर ये दोनों सामने आ गए हैं तो इन दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन है? तो देखिए इजराइल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर की लंबी सीमा है। लेबनान के पास एक्टिव सैन्यकर्मी कितने हैं? मात्र 80,000। और इजराइल के बाद तकरीबन 2 लाख, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा सैन्यकर्मी है इजराइल के पास। तो ये बात तो क्लियर है कि इजराइल लेबनान से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन आपको पता है लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है उसको पूरा का पूरा बैकअप कौन करता है? ईरान। और मैप याद कीजिए जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, ईरान एक बहुत बड़ा देश है और अगर वो भी इस जंग में कूद जाता है तो देखिए फिर मामला बहुत बिगड़ जाएगा, क्योंकि ईरान की मिलिट्री बहुत पावरफुल है। लेबनान के पास कितने टैंक्स है? 361 और इजराइल के पास 2200 टैंक्स। तो आप देखिए कि कितना डिफरेंस है लेबनान और इजराइल में। लेबनान के पास टोड आर्टिलरी कितनी है? 374, तो इजराइल के पास 300 है। इस मामले में यानी वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाली आर्टिलरी होती है कि आप उसको इधर से उधर कर सकते हैं, वो कितनी है? लेबनान के पास ज़्यादा है, इजराइल के पास कम है। इजराइल पूरे लेबनान से कई गुना आगे है। तो देखिए अगर ईरान का साथ मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली मिलेगा, हिजबुल्लाह संगठन को पूरा का पूरा ईरान को समर्थन है, तो देखिए अगर ये पूरा का पूरा ईरान इसमें कूदेगा तो लेबनान इससे बहुत ताकतवर हो जाएगा। इजराइल के खिलाफ कितने? 124 देश। मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ यूएन में जो प्रस्ताव आया था। तो अभी इजराइल के लिए भी मुश्किलें तो हैं। मैं हारा तो नक्शे से मिटेगा इजराइल, कौन कहते हैं? ट्रंप। आपको पता है कि यूएस में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं और 2 दावेदार हैं, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस। तो देखिए ट्रंप कहते हैं कि अगर आप लोगों ने मुझे हरा दिया, यानी अमेरिकन पीपल को कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने मुझे हरा दिया तो ये जो इजराइल है ना वो नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट्स वाले हैं वो इजराइल को पसंद नहीं करते हैं और 2 साल में इजराइल को मिटा देंगे। हैरिस को बता दिया है इजराइल का दुश्मन। और देखिए ऐसा पैटर्न देखा गया है अमेरिका में कि जो यहूदी वोट है, यहूदियों का झुकाव, यहूदी वही जो कि इजराइल के होते हैं, यानी जो इजराइल में रहते हैं, तो ये जो यहूदी है उनका झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ ज़्यादा देखा गया। तो इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए, और कहीं ना कहीं अगर इजराइल खत्म होता है तो उसमें हाथ यहूदियों का ही होगा, क्योंकि जो अमेरिका में यहूदी रह रहे हैं वो ज़्यादातर डेमोक्रेट यानी कमला हैरिस की तरफ वोट कर रहे हैं। तो अगर मुझे नहीं दोगे तो इजराइल तो तुम खत्म समझो। और आपको पता है इजराइल को सबसे बड़ा बैकअप माना जाता है कि अमेरिका की तरफ से ही मिलता है, और इजराइल की आप कह लीजिए एक तरीके की बैकबोन है अमेरिका। तीसरा देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग से भारत पर क्या असर पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है तो हम पर क्या असर पड़ेगा, और मेनली अगर आप भारत में हैं तो क्या असर पड़ेगा। देखिए भारत के इजराइल ईरान दोनों ही अच्छे रिश्ते हैं।
अगर इतना बड़ा युद्ध हो जाता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी देश को साइड लेने के लिए कहा जाता है, साइड लेना पड़ता है। तो अगर दोनों से ही उसके अच्छे रिश्ते हैं, और तो और ईरान से हम लोग तेल भी मंगवाते हैं, तो अगर वहां से कुछ भी उधर ऐसी सिचुएशन होती है तो हो सकता है कि तेल मिलने में हमको देरी हो, तो उससे ये हो सकता है कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड फूड प्राइसेस अप, जब भी ऐसी कोई युद्ध की स्थिति होती है तो आप देखिए ग्लोबली इंपैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ जाती है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। और इससे क्या होता है कि आपके फूड प्राइसेस भी, यानी जितने भी खाने पदार्थ की चीज़ें हैं, यानी वो खाने के पदार्थ हैं, उनकी चीज़ें सब उनकी प्राइसेस अप हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से भी देख लीजिए कि अगर मिडिल ईस्ट में अगर इसी तरीके से अगर युद्ध होता है तो ऑब्वियसली सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान, इन सबको साइड्स चूज करनी पड़ेगी, रशिया, चीन। आपको पता है कि जब कोई ऐसी स्थिति होती है तो जितनी भी सुपर पावर्स और बड़े देश हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ एक साइड ये लोग लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सुरक्षा के लिहाज से भी भारत में आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। और अगर इस युद्ध के कारण ट्रेड रूट्स इंपैक्ट होते हैं तो उससे महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रास्ते हैं वो वहाँ से जाते हैं। और अगर युद्ध की सिचुएशन आ जाती है तो ऑब्वियसली वो ब्लॉक हो जाएंगे। वहाँ जो भारतीय रहते हैं उनको खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक आंकड़ा कहता है तकरीबन उस रीजन में 9 मिलियन भारतीय रहते हैं और यहाँ से ही कमाई करने के लिए वो वहाँ तक जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ वहाँ भी स्थिति ऐसी मिडिल ईस्ट में बिगड़ती है तो उन भारतीयों के लिए खतरा है। देखिए चौथा, क्या पूरी दुनिया नए एआई वॉर के लिए तैयार है? कल ही सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ये जो लेबनान में पेजर में हमले हो गए, रेडियो में हमले हो गए, कि कैसे बैटरी के पास एक्सप्लोसिव लगा के ईरान ने एक मैसेज भेजा और सब फट गए, सबके, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पेट में खड्डे हो गए। तो इस तरीके की, तो फिर सवाल वही था कि जो हमारे हाथ में ये मोबाइल फोन्स है वो सेफ है कि नहीं है, ये जो डिवाइसेस हैं वो सेफ है कि नहीं है। अगर उनको हैक किया जा सकता है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, और अब तो एक्सप्लोसिव लगा के उनको लिटरली बम की तरह उड़ा दिया गया। तो क्या अब हम इस नए एआई वॉर के लिए तैयार हैं कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसके खतरे आप सबको भी पता है। देखिए क्या बदल जाएंगे युद्ध के तरीके। पहले तो बॉर्डर्स पे बस ये सारी की सारी गोलियां चला दी और आपने मिसाइल, रॉकेट, टैंक चला दिए, खत्म। लेकिन अब जो ये डिवाइसेस में, ये जो तकनीकी में इस तरीके की कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो देखिए ये जो एआई वॉर है इसका ना आपको अभी तक पता है ना मुझे अभी तक पता है। भारत की सुरक्षा एजेंसी भी चौकन्ना हो गई है कि इस तरीके से जब रेडियो, इस तरीके से पेजर, इस तरीके से मोबाइल, लैपटॉप में धमाके हो सकते हैं, सोलर सिस्टम में धमाके हो सकते हैं, तो भैया क्या नहीं हो सकता है। इजराइल ने तो 2022 से ही प्लानिंग बना रखी थी, शेल कंपनीज बनवा देता इजराइल, फिर हिजबुल्लाह को फोर्स करता है कि अगर तुम लोग मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करोगे तो हम तो हैक कर लेंगे। हिजबुल्लाह कहता है कि नहीं नहीं, हम तो पेजर इस्तेमाल करेंगे, चलो पेजर मंगाओ। फिर पता चलता है कि पेजर जहां से मंगाए हैं वो असल में इजरायली अफसर ही है। रेडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट सर्वर डिवाइस को उड़ाना संभव, यानी अब तो रेडियो ट्रांसमिशन को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। सर्वर डिवाइस, जो भी सर्वर से कनेक्टेड हैं डिवाइसेस, उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। अभी भी देखिए हेल्थ इंटेलिजेंस में ये कहीं ना कहीं पेजर और रेडियो यूज़ हो रहे हैं, और सवाल उठता है कि जब ऐसी पुरानी डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपके हाथ में आईफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि सर्वर से कनेक्टेड है। सेनाएं करती हैं वॉकी टॉकी का इस्तेमाल। आपको पता है लेबनान में वॉकी टॉकी तक में धमाके हो गए, और आपको पता है सेनाएं अब तक भी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेडियस में काम करते हैं और उनका कुछ नेटवर्क जो है वो इंटरनेट की तरह नहीं होता है, वो उसी एरिया में चलता है और वो इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इधर तो इजराइल ने उनको उड़ा ही दिया। तो इस तरीके से अब पूरी की पूरी दुनिया के सामने एक नया सवाल है कि एआई वॉर खड़ी हो गई है। और देखिए अगर हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो ये खतरा बहुत ही खौफनाक होने वाला है। अगर गलत हाथों में ही तकनीक चली गई तो, अगर आतंकवादियों के हाथों में चली गई तो, अभी तो इजराइल ने ये इस्तेमाल कर लिया, तो अगर आतंकवादी ये तकनीक सीख लें और इस तरीके से बम धमाके करने लगे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो सोचिए किस तरीके के युद्ध होंगे। क्या हमारे हाथों में फ़ोन नहीं बम है? सवाल है, क्योंकि आप देखिए लेबनान में वहाँ पर फ़ोन टच करने से, उसको अपने पास रखने से लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि अब पेजर हमले हो गए हैं वहाँ पर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब फट गए हैं, तो सबको लग रहा है कि भैया ये फ़ोन नहीं, हमारे हाथ में बम है। सब ने दूर उसकी बैटरी निकाल के हटा दी है, उसको अलग कर दिया है, कुछ ने तो उसको नष्ट कर दिया है। तो इस तरीके का खौफ, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, देखिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है कि इस तरीके से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को साइकोलॉजिकली कमज़ोर कर देना। पांचवा देखिए क्यों बुरा फंसे हैं इजराइल और हिजबुल्लाह। तो पहली बात तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, इजराइल के खिलाफ 124 देश ने प्रस्ताव जब रखा गया तो उन्होंने 124 देश ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए।
और अपने ही देश में कहीं ना कहीं जो पीएम नेतन्याहू हैं वो घिर गए हैं, उनके ही लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे तो अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से। हिजबुल्लाह को हुआ बड़ा नुकसान, और दोनों को, ऐसे नहीं कि सिर्फ इजराइल को नुकसान है, हिजबुल्लाह को भी नुकसान है, क्योंकि देखिए अभी इतने लड़ाकों के साथ इस कदर इजराइल ने वहां पर घुस के उनके इंटेलिजेंस के साथ खिलवाड़ करके इस तरीके से उनके साथ ये बड़ा का बड़ा घटना कर दी है, तो अब हिजबुल्लाह को बहुत ही क्षति पहुंची है। लेबनान में जब इजराइल का कब्जा बढ़ा था, मैं आपको थोड़ी सी अब हिस्ट्री बता रही हूँ कि देखिए जब पहले की बात है 1982 की, जब लेबनान में इजरायली इन्वेजन हुआ, यानी इजराइल ने कब्जा करना चाहा, तो अब हिजबुल्लाह एक पूरा का पूरा संगठन तैयार हुआ 1982 में, और इनका काम था कि इन इजरायलियों को यहाँ से बाहर निकालना, और ये लोग सक्सेसफुल भी हो गए। 2000 में इजराइल को वापस खींचने पड़े कदम, यानी वो लेबनान में घुस गए थे। आपको पता है, मैंने आपको मैप दिखाया था, इजराइल और लेबनान की बॉर्डर जो है 130 किलोमीटर की, तो इजरायली घुस गए लेबनान में, लेकिन फिर हिजबुल्लाह ने उनको 2000 में वापस निकाला, यानी उनको पीछे कदम करने पड़े। लेकिन 2006 में फिर से एक बड़ी जंग हुई, और देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको एक कनेक्शन बता देती हूँ, हिजबुल्लाह का पूरा सपोर्ट है फिलिस्तीन को, गाजा को, और फिर हिजबुल्लाह को पूरा का पूरा सपोर्ट करता है ईरान। तो इस तरीके से आप देखिए ये कड़ी जुड़ती हुई चली आ रही है, और इजराइल फिलिस्तीन के बारे में तो तमाम शोज करके मैं आपको बता चुकी हूँ। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, फिलिस्तीन के साथ हिजबुल्लाह, और देखिए ईरान के खिलाफ सऊदी अरब। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि कैसे ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं इजराइल ने जो अभी हमला किया ना लेबनान के ऊपर, वो इसलिए किया है, हिजबुल्लाह पर हमला इसलिए किया है क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार उधर फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, उनको रिसोर्सेज भिजवा रहा है, गाजा को सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे ईरान भी है। तो जितना भी मिलिट्री बैकअप चाहिए, जितना भी रिसोर्सेज चाहिए, वो सब वहां से आ रहा है। तो इजराइल ने सोचा सबसे पहले हिजबुल्लाह को ही साइड में करो, और इस तरीके से उन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया। और जो मैं आपको बता रही थी, अब थोड़ा सा मैं यूके की तरफ, यूनाइटेड किंगडम की तरफ आ जाती हूँ, कि कैसे यूके डर रहा है कि कहीं आईसीसी ये ना कह दे कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो अरेस्ट वारंट निकला है आईसीसी में, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, उसमें कहीं यूके को साइन ना करना पड़ जाए। तो देखा आपने कि मिडिल ईस्ट में अभी कितनी अनसर्टेनिटीज हमारे सामने हैं, और अगर ये पूरा युद्ध एक तबाही वाला रूप ले लेता है, एक बड़ा रूप ले लेता है, तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। और भारत पर क्या असर पड़ेगा मैं आपको बता चुकी हूँ। और देखिए बड़ा सवाल यही है कि ये जो एआई वॉर कि हमें झलक दिख गई है अभी अभी सामने, तो ये और कितना बड़ा होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, न्यूज़ 24 देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।